Assalamu alaikum students, welcome back after vacations and now we are moving towards a new chapter which is chemical bonding। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही डेफिनेटली, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और इसका जो वेटेज है वो भी 17 से 19 मार्क्स तक होगा। तो इसको शुरू कर लेते हैं। देखें ये चैप्टर आपने मैट्रिक में भी किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने मुख्तलिफ तरह से केमिकल बॉन्डिंग्स को सीखा था, जिसमें सिंपली आपने लिवस का कॉन्सेप्ट सीखा था केमिकल बॉन्डिंग का, फिर आपने देखा था कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग आपने सीखी थी। तो इसमें हम थोड़ी मॉडर्न थ्योरीज की तरफ भी जाएंगे। और स्टूडेंट याद रखना, जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आज तक साइंटिस्ट के लिए मसला है, केमिस्ट के लिए मसला है। मतलब बॉन्डिंग किस तरह से होती है एटम्स के दरमियान, ये आज तक थ्योरीज पे बेस्ड है। इसकी कोई मुकम्मल हम वेरिफिकेशन नहीं दे सकते, कोई ऑथेंटिक लॉ इस पर नहीं है। तो इसको हम शुरू करते हैं बाकायदा तौर पे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये हम देखेंगे कि एटम्स में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, यानी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। हम चूंकि इस पूरे चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बॉन्ड होता क्या है, ठीक हो गया। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है, the force which hold two or more than two atoms to form different types of कंपाउंड्स। मतलब केमिकल बॉन्ड एटम्स के दरमियान एक ऐसी फोर्स होती है जो कम से कम दो एटम, देखें जब भी हम कहते हैं ना केमिकल बॉन्ड, तो ये कम से कम दो एटम्स के दरमियान एक फोर्स होगी, या इससे ज्यादा एटम्स के दरमियान, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यही वजह है, यहाँ पे आप लिखोगे एक फोर्स है जो दो एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स को आपस में होल्ड करती है, जिससे हमें डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। अब वो जो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक NaCl। अब सोडियम क्लोराइड से आप सब वाकिफ हो, खाने वाला नमक, टेबल सॉल्ट होता है, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। अभी मैं इसको ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसी तरह अगर हम H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके स्टूडेंट, अच्छा। और अगर हम सोडियम मेटल अकेली की बात करें, मतलब यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया ना, अगर मैं सिर्फ बोलूँ सोडियम एटम, तो यहाँ सोडियम हमारे पास सब्सटेंस ले लें हम, सोडियम का पूरा हमारे पास एक बल्क होगा, तो उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मतलब एटम कभी भी विदाउट फोर्स नहीं रहते, उनमें कोई ना कोई फोर्स होती है, और वो फोर्स जो एटम को होल्ड करती है उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और मैंने अभी शुरू में आपको बताया था केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो आज तक थ्योरीज ही हैं, क्योंकि इतनी जो हमारे पास एटम का साइज है वो बहुत छोटा है, फिर उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हैं उनको हम ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, देयर आर एविडेंस जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इस तरह से उनके दरमियान बॉन्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसी कौन सी बात होती है जो केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह बनती है, मतलब एटम्स केमिकली कंबाइंड क्यों करते हैं। इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यूं आ सकते हैं, व्हाई एटम्स केमिकली कंबाइंड, एटम्स को कंबाइंड होने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर बहुत सिंपल और सादा है। सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल के 8th ए ग्रुप में ले जाता हूं, 8th ए ग्रुप। इस ग्रुप का नाम हमारे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल का मतलब यहां पे मुकम्मल है, नोबल जिनके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल मुकम्मल भरे होते हैं। तो इसमें हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। सो दीज आर 1 2 3 4 5 एंड 6 गैसेस आर नॉर्मली नोन एज नोबल गैसेस। इसमें ये रेडॉन रेयर है, बाकी सारी कॉमनली मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको वजह बताने लगा हूँ केमिकल बॉन्डिंग की, तो अगर मैं आपको हीलियम की यहाँ पे बात करता हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो इसके
आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो ये स्टेबल होगी, और इसमें हैं भी। इसके अब वैलेंस शेल जो है वो एक ही इसका चूंकि शेल है और उसी शेल के अंदर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसलिए ये स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डबलेट हैं, यानी मतलब यहाँ पे डुप्लेट रूल को ये फॉलो कर रहा है। ओके क्लियर, 2 तरह के रूल होते हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, तो यहाँ पे ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर हम नियोन की बात करें, नियोन 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। तो स्टूडेंट ये इसका ये वाला जो शेल है ये K शेल है और ये वाला इसका L शेल है। L शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 6 हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। हीलियम और नियोन, मैंने 2 सिर्फ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे स्टेबल है। तो ये वो एटम्स हैं जो केमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब हम असल बात पे आते हैं कि बाकी एटम्स क्यों केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे लिथियम की। देखें अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1। इसके देखिए फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं यहाँ पे K में, लेकिन जो इसका L शेल है यहाँ पे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हालांकि 7 की कमी है। तो इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी ना, जो इसके इस कॉन्फ़िगरेशन के करीब 3 नोबल गैस है, वो हीलियम है। क्योंकि देखो अगर हम इसका कंपैरिजन नियोन से करते हैं तो नियोन में तो बहुत सारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसमें अगर ये S में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इस तरह से Li पॉजिटिव बन के और इलेक्ट्रॉन, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये बन जाएगी 1s2, और ये जो 1s2 है ये हीलियम की जैसी है। तो इस तरह Li पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लिथियम। क्लियर, क्योंकि Li पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की जैसी जो कि स्टेबल है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैसेस की होती है ये क्या होती है, स्टेबल, क्योंकि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, तो यही वजह है एटम्स जो हैं वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बना लें नोबल गैसेस के जैसा। यही वजह है एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। इसी तरह अगर आप सोडियम की बात कर लो, या चलो पहले मैं मैग्नीशियम, यहाँ पे आपकी बुक में मैग्नीशियम की एग्जांपल है, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s2। आप चेक करो स्टूडेंट, यहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ये नियोन की कॉन्फ़िगरेशन के जैसी है। आप चेक कर लो मैग्नीशियम के 1s2, 2s2, 2p6, ये यहां तक ये बनती, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अजाफी हैं ये इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे मैग्नीशियम, तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी नियोन के जैसी। तो फिर देखें Mg जो है आफ्टर लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम Mg पॉजिटिव 2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो Mg+2 है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल नियोन के जैसी होगी। यही वजह है अब Mg+2 ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन Mg+2 या Li+ अकेले नहीं रहेंगे, ये कोई बॉन्ड बना लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, Li और F जो है वो मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, LiF, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गया। तो अब मैं F का भी आपको बता देता हूँ कि F किस तरह से स्टेबल करेगा अपने आप को। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p5। तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर। तो 1s2, 2s2, 2p5, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो यही है, फिर से नियोन। लेकिन इस दफा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम F नेगेटिव। तो अब ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी नियोन के जैसी। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी एटम अपने आप को नोबल गैस के जैसा स्टेबल बनाने की कोशिश में इलेक्ट्रॉन गेन या लूज या शेयर करता है, और इस तरह से ये वजह बनती है केमिकल बॉन्डिंग की, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो आप चेक करो, लिथियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया वो फ्लोरीन ने लिया, और वो LiF यानी लिथियम फ्लोराइड बन के स्टेबल हो गए। और दोनों ने यहाँ पे लिथियम ने कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है हीलियम के जैसी, और फ्लोरीन ने नियोन के जैसी। तो देखें हर एटम की कोशिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए नोबल गैसेस के जैसा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, इसमें से ये जो कुछ नोबल गैसेस हैं, स्पेशली ज़ीनॉन, ये कभी कभी केमिकल बॉन्ड बनाती है। देखो ये सारी जो नोबल गैसेस हैं इनके ऑक्टेट पूरे हैं, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन ज़ीनॉन जो है ये बॉन्ड बनाती है, और इसके जो बॉन्ड्स हैं वो फ्लोरीन के साथ स्पेशली काफ़ी ज़्यादा, ज़ीनॉन डायफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ये वाले। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ भी इसके बॉन्ड बनते हैं ये।
तो xenon इज द ओनली नोबल गैस विच कैन ऑल्सो फॉर्म केमिकल बॉन्ड इंस्टेड के ये अपने इलेक्ट्रॉन जो थे वैलेंस शेल में पूरे रखने के बावजूद भी बॉन्डिंग कर रही है। तो ये एक रेयर केस है, मैं सिर्फ फिर से रिपीट कर देता हूँ, xenon नोबल गैसेस में एक रेयर केस है। बाकी कोई भी जो नोबल गैस है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होती है। यहाँ मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि एटम केमिकली कंबाइंड क्यों होते हैं, क्योंकि एटम्स के जो वैलेंस शेल होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, वो कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट को फॉलो नहीं कर रहे होते या उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, तो वो अपने आप को नोबल गैसेस के जैसा स्टेबल बनाने के लिए केमिकली कंबाइंड करते हैं और इस तरह से उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या जो ऑक्टेट रूल है क्या ये यूनिवर्सल होता है? मतलब क्या ऑक्टेट रूल सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड और जो हमारे पास डिफरेंट तरह के बॉन्डिंग है उस पर अप्लाइड है? तो आंसर है नहीं। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वाई ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। अब कुछ स्टूडेंट को ना ये भी नहीं पता कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। ऑक्टेट रूल को मैं सिंपली जस्टिफाई कर देता हूँ। टू अटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। आखिरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेने को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, वाई ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। तो इसका आंसर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा नहीं हो रहा होता। उसमें कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं BF3 की एग्जांपल ले लेता हूँ, BF3। अब स्टूडेंट इस मॉलिक्यूल को आपने गौर से देखना है। देखें, बोरोन 3rd ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूँ इस तरह। अब फ्लोरीन के आखिरी शेल में 9 होते हैं, मैं सिर्फ एक को मैंशन करूँगा, उसको क्रॉस से मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्रॉस से, यहाँ पर भी मैं। तो अगर आप चेक करो, बोरोन के वैलेंस शेल में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के बावजूद 3 तो इसके पास अपने थे, 3 इसने फ्लोरीन से शेयर किए, तो इसके वैलेंस शेल में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 6, जो कि 8 नहीं है। लेकिन ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका मतलब ये ऑक्टेट से कम है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, PCl5। अब PCl5 में आप चेक करो, जो फास्फोरस है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5th ग्रुप का मेंबर है ये। तो 5 ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर कर लेगा, क्रॉस वाली। तो इसके पास शेयर करने के बाद बताएं स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल आपने सही बताया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्टेट से ज्यादा है। तो इस तरह की हमारे पास और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें जैसे हमारे पास SF6 है, ठीक है, AlCl3 है। देयर ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस ऑक्टेट रूल। सो यही वजह है जो ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सल नहीं होता। तो स्टूडेंट अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है इस चैप्टर का कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह क्या होती है और ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल क्यों नहीं होता। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे इसी चैप्टर का हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें से नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। सम टाइम रेयर चांसेस हैं कि ये लॉन्ग में आ जाए, तो इसलिए ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक का मकसद क्या है? इस टॉपिक का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि किस तरह से एटम आके कंबाइंड होते हैं और एनर्जी का चेंज उनमें कैसे आता है। आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, जब भी एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं ना तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एटम जब कंबाइंड होते हैं तो वो स्टेबल बन जाते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपके पास 2 एटम्स हैं, सपोज करें, जब ये दूर हैं यानी इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं है तो इनकी एनर्जी होगी मैक्सिमम, और ये एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है इन दोनों एटम्स के दरमियान। सपोज करो ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी ड्यू टू हायर पोजिशन। जैसे जैसे ये क्लोज आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, जब ये 2 एटम्स क्लोज आएंगे ना, कम क्लोज टू ईच अदर, देन 2 फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। 2 फोर्सेस इनके दरमियान लग रही हैं मुसलसल, एक है अट्रैक्टिव फोर्स और एक है रिपल्सिव फोर्स। और याद रखना, बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट आए रिपल्सिव फोर्स पे, यानी रिपल्सिव फोर्स कम हो और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है।
तो जब ये दूर थे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, जब ये करीब आए तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई, और करीब आए तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई, और करीब आए, तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी मुसलसल डिक्रीज हो रही है, यानी एनर्जी में कमी आ रही है और स्टेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखें, जब दो एटम्स आपस में करीब आते हैं ना, कम क्लोज टू ईच अदर, तो उनके दरमियान जो है पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आता है। ठीक है, सो देयर आर टू फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। टू फोर्सेस, एक को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स, और जो दूसरी फोर्स लग रही होती है साइमल्टेनियसली उसी वक्त, वो होती है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। और याद रखना आप, जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट आ जाए ना, ये वाली फोर्स, ये जब हमारे पास डोमिनेट होगी तो ही जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, जब एटम्स दूर होंगे, ठीक है, अपार्ट होंगे, काफी ज्यादा उनके दरमियान डिस्टेंस होगा, अपार्ट ईच अदर, मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, व्हेन एटम्स, तो एटम्स अपार्ट ईच अदर, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो होगी ज्यादा से ज्यादा, और उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो होगी कम से कम। स्टेबिलिटी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह जब वो क्लोज आएंगे आपस में, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ये मैं एटम की बात कर रहा हूं, जब ये अपार्ट दूर होंगे तो इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, और जब ये करीब आएंगे तो इनके दरमियान हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब कम से कम रह जाएगी, और इनके दरमियान स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये इतना सादा नहीं होता जितना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मजीद डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आप समझ लो हमारे पास क्या मौजूद है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम देख लेते हैं दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस, जिसको हम एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं, एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, इसकी पूरी जस्टिफिकेशन और मैं फिर एंड पे आपको बताऊंगा भी कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ली है वो मैंने आपको बताया। एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में करीब आएंगे तो ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो आप सपोज कर लो यहाँ पे ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो इनके दरमियान अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने इनको ऊपर बनाया, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनकी मैक्सिमम है क्योंकि इनके दरमियान अभी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, अब ये इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो दोनों तरफ से हो गया कम, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कमी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होगी। जैसे और ज्यादा ये करीब आएंगे ये एटम दोनों, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो और कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब दो एटम्स करीब आते हैं ना तो उनके दरमियान दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होती हैं। तो जब ये करीब आ रहे हैं तो इनके दरमियान भी दो फोर्सेस लग रही हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। लेकिन बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाती है रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। तो ये जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जा रही है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड बन जाएगा और एक वक्त आएगा कि इनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, यहां पे इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होगी। यहां पे याद रखना पोटेंशियल एनर्जी कम है और बॉन्ड की यानी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है, सब्सटेंस की जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है और यहां पे ही बॉन्ड बन गया। लेकिन याद रखना दो एटम कभी भी बिल्कुल ऐसे जुड़ते नहीं है आपस में आके, बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे नहीं, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस रहता है। इसको भी मैं अभी जस्टिफाई कर देता हूं। देखिए जैसे जैसे ये करीब आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, लेकिन यहां तक कमी आती है, यहां तक। अगर इससे ज्यादा मजीद करीब जाएंगे तो ये दोबारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो एटम्स के दरमियान जितनी ज्यादा क्लोजनेस होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड फॉर्मिंग होती जाएगी। लेकिन एक खास वक्त पे आके, एक खास डिस्टेंस पे आके मजीद वो करीब अगर आएंगे तो दोबारा से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगी और बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये वो जो डिस्टेंस है जहां पे दो एटम आपस में कंबाइंड हो गए हाइड्रोजन के, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस यानी ये दो एटम्स के दरमियान एक समझौता है कि हमने इससे ज्यादा करीब नहीं आना, नहीं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी एटम दो मुकम्मल तौर पे
एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, और इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। दिस डिस्टेंस ऑल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ, इसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। और हाइड्रोजन के केस में ये जो डिस्टेंस हमारे पास होता है ये होता है 75.4 पिकोमीटर हाइड्रोजन, और 1 पिकोमीटर स्टूडेंट 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये प्रीफिक्स है, बहुत स्मॉल वैल्यू। तो याद रखना, एक खास डिस्टेंस पे आके एटम्स जो हैं वो मजीद क्लोज नहीं आते, और यही डिस्टेंस उनका कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस कहलाता है, और इसी डिस्टेंस पे बॉन्ड बनता है। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा, सपोज करें हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान 70 पिकोमीटर डिस्टेंस हो जाए, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोबारा से एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर हम एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्लोरीन से जो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस होता है वो 198 पिकोमीटर होता है। तो इस टॉपिक में हमने सीखा कि बॉन्ड बनने के दौरान जो है वो एनर्जी में कमी या जो उसमें इजाफा है वो किस तरह से होता है, और किस तरह से कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस से बॉन्ड बन जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड डिस्टेंस इज द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। बॉन्ड डिस्टेंस इज कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक तो आप ग्राफ बनाओगे सिंपली जैसे मैंने बनाया हुआ है, और साथ थोड़ा सा ये बता दोगे कि जब उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो करीब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, खास डिस्टेंस पे आके उनका बॉन्ड बन जाता है। इससे ज़्यादा अगर वो करीब आएंगे तो बॉन्ड दोबारा से ब्रेक हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन।